नमस्ते जी। 73वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया है। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम गर्भशास्त्र नामक शीर्षक से बातें आपको सुना रहे थे। लेखक ने लिखा कि गत श्रव्य कणिका में जो बातें हमने बताई, यहाँ तक के इस सारांश से हम विकासवाद को पुष्ट करने वाले दो ही बातें पाते हैं। जैसे पहली बात, जिस नियम से प्राणियों की उत्पत्ति होती है वही नियम गर्भ का भी है। एक कोष्ठ वाले अमीबा से बढ़कर जिस प्रकार समस्त प्राणी बने हैं, उसी प्रकार गर्भ भी एक कोष्ठ से आरंभ होकर मछली, मंडूक, सर्प और पक्षियों की आकृतियों में घूमता हुआ स्तनधारी होता है। दूसरी बात, मुर्गी और मेंढक का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शूकर, शशक, गौ और मनुष्य के गर्भों के मिलान से भी यही बात पाई जाती है। कीड़ों के आरंभिक पिंड भी यही सूचित करते हैं, अर्थात गर्भ के बढ़ने का क्रम बतलाता है कि किस प्रकार परिवर्तन होकर एक जाति से दूसरी जाति का निर्माण होता है और किस प्रकार गर्भ अपनी पिछली पीढ़ियों का चक्कर लगाकर ही वर्तमान आकृति का प्राणी बनता है। इन दोनों बातों का सारांश इतना ही है कि पहले सादी रचना और फिर क्लिष्ट रचना होती है तथा गर्भावस्था में प्रत्येक प्राणी सादी से क्लिष्ट रचना का चक्कर लगा जाता है। यहाँ हम क्रम से इन दोनों बातों की आलोचना करते हैं। पहली बात, हम आरंभ से ही इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि पहले सादे और फिर क्लिष्ट प्राणी उत्पन्न होते हैं, परंतु सादों से ही क्लिष्ट नहीं बन जाते, प्रत्युत वे अपने अपने भिन्न भिन्न आदि पूर्वजों से ही उत्पन्न होते हैं। इसका कारण भोग्य और भोक्ता का संबंध है। गर्भ में जो सादी रचना के अनंतर क्लिष्ट रचना दिखलाई पड़ती है, उसका कारण विकास की उत्पत्ति का पुनर्दर्शन नहीं है, प्रत्युत यंत्र और क्लिष्ट पुर्जों के बनाने का एक साधारण नियम है। कोई भी यंत्र बनाया जाए, उसके बारीक और क्लिष्ट पुर्जों के अटकाने के लिए एक सीधा साधा आधार अवश्य चाहिए। उदाहरण के लिए वर्तमान चरखे को लीजिए। चरखे के कारीगर ने गरारी में तख्तियों को डालकर रखा। किस चीज में रखा? साधारण सीधे एक रूल जैसे डंडे में। इसके बाद दो खूंटे गाड़े गए। कहाँ गाड़े गए? एक सीधी सादी पटिया पर। यह पटिया ही इस चरखा यंत्र का मूल है। इसी में खूंटे गाड़े गए और इसी में वह यंत्र रखा गया जो एक गरारी के साथ तख्तियों को जोड़कर पहले रखा गया था। तकुआ के पास वाले छोटे बड़े सब पुर्जे भी एक छोटी सी पटिया में ही गड़े हुए हैं, अर्थात सबसे पहले एक सीधा सादा मजबूत आधार बनाया जाता है, उसी पर सूक्ष्म तथा क्लिष्ट पुर्जे गाड़े जाते हैं। चाहे जो यंत्र हो, वह इसी सिद्धांत पर बनता है। मनुष्य का शरीर भी एक यंत्र है। इसके सूक्ष्म और क्लिष्ट पुर्जों के लिए पहले पीठ की हड्डी ही बनाई जाती है। उसी को विकासवादी मछली कहने लगते हैं। उसी में जब सिर और हाथ पैर जोड़े गए तो उसे मंडूक कहने लगे। क्या सिर और हाथ पैर तथा हृदय और फुफ्फुस आदि यंत्र बिना पीठ की हड्डी के किसी प्रकार एक में जोड़े जा सकते हैं? क्या विकासवादी कोई ऐसा यंत्र दिखला सकते हैं जिसके सूक्ष्म और क्लिष्ट पुर्जे किसी आधार पर रखे बिना यंत्र होकर काम दे रहे हों? क्या वे मनुष्य शरीर के अनेक अवयवों को बिना पीठ की हड्डी के अलग अलग रखकर शरीर पंजर को काम के योग्य बना लेंगे? कभी नहीं। छोटे छोटे कीड़ों में भी जोड़ों का आधार बनाया गया है। यही आधार रीढ़ की हड्डी का काम देता है। अतएव जो रचना गर्भ में होती है वह प्राणियों की पीढ़ियों का चक्कर नहीं, प्रत्युत यंत्र रचना के नियमों का चक्कर है और अत्यंत आवश्यक है। यह हम पहले ही लिख आए हैं कि कोई भी प्राणी सादा नहीं है। जिस अमीबा को बिल्कुल सादा कहा जाता है वह महान क्लिष्ट है। किस प्रकार उसके समस्त सूक्ष्म अवयव उतने ही छोटे से स्थान में रखे गए हैं। बालों में होने वाली लीख को या खटमल को
या चींटी को सादी रचना वाला प्राणी किस प्रकार कहा जा सकता है? उसमें मनुष्य शरीर से अधिक कारीगरी और क्लिष्टता है। अतएव प्राणियों में न कोई सादा है और न कोई क्लिष्ट। हमारी इस बात को पाश्चात्य वैज्ञानिक भी दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहते हैं। मैन्युअल ऑफ जियोलॉजी के पृष्ठ संख्या 9 से 12 में मिस्टर मिकलसन कहते हैं कि अमीबा नामक शूद्र जंतु एक अकल्प्य सूक्ष्म कण ही है, परंतु उसकी पाचन शक्ति क्लिष्ट से क्लिष्ट रचना वाले प्राणियों की पाचन शक्ति के पाचन क्रिया के यंत्रों से कम नहीं है। यह अपने अंदर भोजन लेता है और बिना किसी पृथक अवयव के पचा जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह अपना भोजन पसंद करने की अद्भुत शक्ति रखता है। वह भोजन में से पोषक भाग रख लेता है और अनुपयोगी भाग निकाल डालता है। इसी प्रकार के सूक्ष्म जंतुओं के विषय में प्राणियों का वर्गीकरण की भूमिका पृष्ठ 10 से 11 में हक्सले कहते हैं कि ग्रेगारिनिडा वर्ग के जंतुओं से नीचे दर्जे के अन्य जंतु नहीं है, परंतु रीजोपोडा वर्ग के सूक्ष्म जंतु उनसे भी अधिक सादी रचना के हैं। सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखा गया है कि इनमें शरीर जैसी कोई गढ़न होती ही नहीं। ये तो पतले किए हुए सरेस के एक परमाणु जैसे ही है, परंतु इनमें भी जीवन शक्ति के समस्त गुण विद्यमान है। ये अपने ही जैसे प्राणी से उत्पन्न होते हैं, भोजन पचा सकते हैं और हलचल कर सकते हैं। यही नहीं, किंतु ये अपने घुसने की छींट जो बिल्कुल ही क्लिष्ट रचना युक्त होती है बना लेते हैं। जेली का यह एक कण प्राकृतिक शक्तियों को इस प्रकार काबू में करके ऐसी गणित युक्त रचना यानी छींट बना सकता है। यद्यपि स्वयं रचना रहित और अवयवहीन है। मेरे लिए यह विषय असाधारण सारयुक्त है। इन बातों से कौन नहीं जान सकता कि इनके अंदर क्लिष्ट रचना नहीं है। सादी और क्लिष्ट रचना का अभिप्राय ही दूसरा है। सादे का तात्पर्य भोग्य और क्लिष्ट का तात्पर्य भोक्ता है। भोग्य भोक्ता में ज्ञान और कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है। ज्ञान और कर्म के सिद्धांत से वृक्ष ज्ञान और कर्म दोनों से हीन है। पशु ज्ञानहीन है परंतु कर्मयुक्त है और मनुष्य ज्ञान कर्म दोनों से युक्त है, इसलिए इनमें एक दूसरे का भोग्य और भोक्ता है। वृक्ष कर्म ज्ञान शून्य है, अतः कर्म वाले पशुओं के भोग्य हैं, परंतु मनुष्य ज्ञान और कर्म दोनों में श्रेष्ठ है, अतः कर्म से वृक्षों पर और ज्ञान से पशुओं पर शासन करता है और उनको भोगता है। तात्पर्य यह कि पहले वृक्ष, फिर पशु, फिर मनुष्य को उत्पन्न होना चाहिए और इसी क्रम से सृष्टि हुई है। विकासवादी यह सिद्ध करते हैं कि पहले सादी रचना वाले हुए, फिर क्लिष्ट रचना वाले। यद्यपि इसको वे अच्छी रीति से बतला नहीं सकते, तथापि हम इसे स्वीकार करते हैं। परंतु क्या इस स्थूल बात को भी सिद्ध करने की आवश्यकता है? बार बार कहने की आवश्यकता है कि वृक्ष के बाद पशु हुए? क्या कभी किसी युग में कोई ऐसा भी मूर्ख था जिसने यह कहा हो कि वनस्पति के पहले पशु हुए? क्या कभी किसी युग में कोई ऐसा भी मूर्ख था जिसने यह कहा हो कि वनस्पति के पहले पशु हुए अथवा वनस्पति या पशुओं के पहले मनुष्य हुए? किंतु हाँ, यह विकासवादी कहते हैं कि वनस्पति और पशु साथ ही साथ हुए। हम कहते हैं यह गलत है। वृक्ष पहले हुए। यदि प्राणियों की उत्पत्ति का चक्कर गर्भ में लगता है तो गर्भ में मनुष्य, फिर मनुष्य प्राणी सिर के बल उल्टा क्यों लटका रहता है? विकासवादी नहीं जानते, परंतु यह वृक्षों का नमूना है कि ज्ञान कर्म रहित वृक्ष अधो सिर वाले होते हैं। पैदा होकर लड़का आड़ा आड़ा हाथ पैर से चलता है, यह कर्मयुक्त ज्ञान रहित पशु दशा है, परंतु ज्ञान उदय होते ही वह खड़ा होकर मनुष्य हो जाता है। यह कारण है गर्भ में नीचे सिर का, और यह प्रमाण है वृक्षों के पहले उत्पन्न होने का। जब से नवीन विज्ञान ने खोज का फैलाव किया है, तब से विद्वान मानने लगे हैं कि पहले वनस्पति हुई। कहने का तात्पर्य यह कि सादी और क्लिष्ट रचना का जो यथार्थ भाव है वह यह है। पाद टिप्पणी में
मैनुअल ऑफ जियोलॉजी पेज नंबर 742 में लिखा मिलता है, सपोजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ सम काइंड, it is more likely to have been vegetable than animals, as plants are primarily the food of animals. There is reason of believing that the idea of life was first expressed in a plant. आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।